कुछ प्रश्न है तो हाँ खड़े होकर अपना सीधा पूछे, जितने होंगे आपके पास जितना समय है वो देंगे। पहले चाहे, हाँ चलो आप पहले खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए, क्वेश्चन पूछिए। मेरा नाम अंशुमान द्विवेदी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने कहा था कि 40,000 मंदिर जो हमारे हैं जिन पर मस्जिद बना दी गई है, अब हमें उनकी बात नहीं करनी चाहिए, हमको केवल 3 मंदिरों की बात करनी चाहिए। तो वो कौन होते हैं कि सभी हिंदुओं के बिहाफ पे वो ऐसा कह दें कि 40,000 मंदिर हम छोड़ देंगे, हम अपनी खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे अपने 40,000 मंदिरों के लिए? ठीक है, ऐसा क्यों कहा? ठीक है। एक जो बदल हुआ है ना, केवल एक मंदिर से हुआ है। जो जागृति आई है 83 से एक प्रोसेस शुरू हुई, एक्चुअली 80 से हुई। 1980 में मीनाक्षीपुरम में एक पूरा गांव कन्वर्ट हुआ, सारे देश में हो हल्ला मचा, सारा देश खड़ा हुआ और एक संस्कृति रक्षा निधि नाम से फंड एकत्र किया गया विश्व हिंदू परिषद ने कि गरीबी कारण कोई कन्वर्ट होता है ये दोबारा नहीं होने देंगे। तब ध्यान में आया कि एज ए रिएक्शन देश एक हो सकता है, तो देश को भावात्मक एकता का भी अनुभव कर सकते हैं। इसकी अनुभूति के लिए 1983 में 3 साल के बाद एक एकात्मता रथ यात्रा निकली। गंगा जल का कुंभ और भारत माता की मूर्ति लेकर 3 मुख्य रथ, अनेक उप यात्राएं निकली। सारा भारत एक भाव से जागृत हुआ था। ये लोगों ने अनुभव किया, मैंने देखा है। तभी मेरठ के पास एक धर्म सभा में उस समय के यूपी के मिनिस्टर दाऊदयाल खन्ना थे, उन्होंने रज्जू भैया संघ के सरसंघ चालक अशोक सिंघल को कहा कि राम मंदिर में ताला लगा हुआ है, केवल पुजारी जाकर पूजा करके आता है। 1938 से वहाँ पर मुसलमानों को अंदर आने के लिए परमिशन नहीं है। 48 में वहाँ रामलला प्रकट हुए, तब से कोर्ट ऑर्डर से केवल पुजारी अंदर जाएगा, पूजा करेगा, बाहर आएगा, बाकी सबको वो लॉक वाले ऐसे दरवाजे से दर्शन करना पड़ रहा है। तो बात ध्यान में आई तो ताला खोलो, अंदर हुआ। 86 में ताला खुल गया। फिर भव्य मंदिर बनाने की बात आई तो 89 में रामशिला न्यास हुआ। मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। और 92 में ढांचा टूटा। ये ढांचा टूटने वाली घटना, इट वॉज अगेंस्ट मॉस्क। अयोध्या की पॉपुलेशन 70,000 हो गई। 2.5 लाख कार सेवक सारे भारत से वहाँ आए थे। जब कोर्ट के सारा हियरिंग होने के बाद भी निर्णय पेंडिंग रख रहे थे तो जनता बेकाबू हुई। वो ढांचा इतना पक्का था, विदाउट साधन के बिना तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन महत्व की बात क्या है, देयर वाज एन ऑर्डर इन द डिसऑर्डर। महत्व की बात है, वहाँ 15 मस्जिद अयोध्या में है, एक भी मस्जिद पर एक भी कंकर भी नहीं मारा गया, नॉट ए सिंगल अटेम्प्ट। ये सामान्य बात नहीं थी। गिरिलाल जैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, उनका पूरा व्यू बदल गया। उनके बाद में उनके आर्टिकल्स हैं, उसका कंपाइलेशन है द हिंदू फिनोमिना। जो जागृति दिख रही है, तो 3 मंदिर की बात थी, एक से इतना बड़ा चेंज आया है। बाकी 2 के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं, अपने आप समाज जागरूक होगा करेगा। तब तक समाज इतना जागरूक होगा कोई आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है, ये निश्चित है। तो प्रोसेस हैज़ बिगन डेफिनेटली। और देश को खड़ा करना है। मंदिर कम नहीं थे हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ भारत में आए। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी, बाबर सेना लेकर आए थे, आक्रमण किया था, हमारी सेना पराजित हुई, अंग्रेज़ सेना लेकर नहीं आए थे। कल्पना करो, भारत के जो साइज है इंग्लैंड का 20 टाइम्स मोर साइज भारत का है। लैंड मास, पॉपुलेशन, टैलेंट, रिसोर्सेज, क्या कम था? हाउ कैन इतने मुट्ठी पर अंग्रेज, सेना भी यहाँ खड़ी की है, मंदिर कम नहीं थे। पहले ये करना है।
बाकी सब अपने आप होगा। प्रायोरिटी क्या करनी पड़ेगी हमको? तो जिनको राष्ट्र निर्माण करना है उनके सामने प्रायोरिटी तय होती है। तो 3 की बात कही है, एक के लिए आंदोलन होगा, बाकी अपने आप होगी, अपने आप प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक सुंदर पुस्तक है, आप पढ़ी है, उसका नाम है टिपिंग पॉइंट। देखिए उसमें कहा है कि टिपिंग पॉइंट में कहा है कि सम प्रोसेस हैपन वेरी स्लो रेट। लगता है कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट व्हेन दे रीच ए टिपिंग पॉइंट दे एस्केलेट लाइक एनीथिंग, एकदम। जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब बाला साहेब देवरा सरसंघ के चालक थे, 88 की बात है। तब एक सरसंघ ने पूछा कि हमने कश्मीर का 370 का मुद्दा उठाया, उसको छोड़ दिया, कॉमन सिविल कोड मुद्दा उठाया, उसको छोड़ दिया, गोहत्या प्रतिबंध उठाया, उसको छोड़ दिया, राम मंदिर कैसे होने वाला है क्या? ब्लंट क्वेश्चन सीधा सरसंघ चालक को। बाला साहेब देवरस ने कहा हो सकता है सभी प्रश्न एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। 88 में कहा है द टिपिंग पॉइंट इज रीचिंग, होगा। जिनको नेशन बिल्डिंग करना है उनको ध्यान में लाना चाहिए हमें क्या करना है, व्हाट इज द प्रायोरिटी। पहले ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोकमान्य तिलक ने जो मैंने उल्लेख किया, वेदों में मानने वाले केवल, यहाँ शायद नहीं कहा होगा, लोकमान्य तिलक ने व्याख्या दी वेदों की व हिंदू की, जो वेदों को मानता वो हिंदू है। इसमें जैन बौद्ध नहीं आते थे। तो सावरकर जी ने एक ब्रॉडर व्याख्या दी, आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, सिंधु नदी से सागर तक जो यह भारत भूमि जिनके पुण्य भू है, पितृभू है, सब हिंदू है। तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ है, उनके पुण्य क्षेत्र यहीं पर है। इसमें से भारत का मुस्लिम ईसाई छूटते थे। तो संघ के सरसंघ चालक श्री गुरु जी ने और ब्रॉड व्याख्या दी है कि जिनके पूर्वज एक है, संस्कृति एक है, भारत माता, वो सब हिंदू है। 140 करोड़ समाज हिंदू ही है। जो कन्वर्ट हुए, हिंदू संगठित नहीं था, उनके रक्षा करने की हमारी तैयारी नहीं थी। उनके सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मरो। उन्होंने ये स्वीकार किया, जिम्मेदारी हमारी भी है, बदल हो रहा है। इसलिए मुसलमान एक रिलीजन के नाते पालन करते हुए भी लोग हिंदू है, हो सकते, हो रहे हैं। जरा डीपर जाएंगे तो अभी हमको राष्ट्र निर्माण की में प्रायोरिटी तय करनी है। तो पहले अब ये सारा हुआ है, अभी आर्थिक जो सेंट्रलाइज सारा हुआ है, अपने पूछ लिया है, तो मुझे आई एम टेम्पटेड टू रीड टागोर्स सेंटेंसेस। स्वदेशी समाज में टागोर क्या लिखते हैं, अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट होने से गांव खाली हो रहे हैं। वो कहते हैं, उनके शब्द बोल रहा हूं मैं, यूरोपीय सभ्यता ने प्रारंभ से ही नगरों में बसने का मार्ग ढूंढ निकाला था। नगरों में मनुष्य को सुख सुविधाएं तो प्राप्त होती है, पर मानवीय संबंधों में दूरी आ जाती है। नगर बड़े होते हैं, वहाँ लोग बिखरे रहते हैं। व्यक्ति अपनी निजता की आज़ादी को लेकर ज़्यादा सचेत रहता है। समाज स्पर्धा जीतने के तनाव में उलझा रहता है। वहाँ का ऐश्वर्य धनी और निर्धन वर्गों के बीच के विभाजन को और बढ़ाता है, और चैरिटीज़ द्वारा तमाम साधन किए जाते हैं। उसमें न ही भावनात्मक आश्वासन होता है, न ही सम्मान। धन के अधिकारी और धन के वाहन, इन दोनों में एक आर्थिक संबंध होता है, इसलिए उनके सामाजिक संबंध टूटे बिखरे होते हैं या फिर विकृत। इसी अवस्था में यांत्रिक युग की शुरुआत हुई। अगला वाक्य इतना लोडेड स्टेटमेंट है। यांत्रिक युग के बाद अधिक से अधिक लाभ का लोभ इंसानों पर अपना मकड़ जाल फैलाने लगा, और मुनाफा कमाने की महामारी सारे जगत में फैलने लगी। वे आगे लिखते हैं, मेरी कामना है कि हमारे देश में गांव-गांव में रोजगार, आमदनी और धन के उपयुक्त इस्तेमाल के उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं का भरपूर विकास हो। गांव में कुल कृषि हो सकती है, इस मान्यता को भी बदलना होगा। भारत गढ़ना हमको है, बहुत काम बाकी है, और इसलिए प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी हमको। कुछ बातें अपने आप होगी, करने की ज़रूरत नहीं है। और समाज में बखेड़े खड़े करना, विघटन खड़ा करना, इसके लिए
ये डीप स्टेट्स, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, अर्बन नक्सल्स तो तुले पड़े हैं। उनको तो मुद्दा चाहिए। लोग आपस में लड़ भिड़े ये चाह ही रहे हैं। सबको हमको संभालना है, अपनी प्राथमिकता तय करनी है। इनको राष्ट्र निर्माण करना है तो मंदिर के अभाव में ऐसा स्थिति भारत की नहीं आई थी। इसलिए जो होना चाहिए, जिसके अभाव में आई थी, राष्ट्रीयता का भाव नहीं था, एकता का भाव नहीं था, वो खड़ा करेंगे। सारी बातें अपने आप होगी, उसके अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, एनीथिंग एल्स? और किसको पूछना है? हाँ, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मेजर मनीष है। जैसे आपके माध्यम से हमें सरकार के द्वारा किए गए छोटे छोटे काम जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है जानने का अवसर मिला, तो मैं आपके माध्यम से, मुझे नहीं पता ये मन सही है कि गलत है, सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो सरकार की नीति आई थी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, नेशन बिल्डिंग, और आपने जिसकी बात की, ये बगीचा है, हम उस बगीचे के पौधे भी हैं और मालिक। संक्षेप में, एक तो मैं सरकार नहीं हूँ, एक तो ठीक है। हाँ, ये आप सरकार को लिखिए, पत्र लिखिए, क्योंकि आपके माध्यम से सर हमें, ठीक है। मैं सरकार भाई, मैं तो देश में क्या हो रहा बताया, ठीक है। आप सरकार को लिखिए। हाँ, तो अभी जो हजारों सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर्स हैं जो डिसेबल हैं, आपकी बात एकदम सही है। एक अच्छे सोल्जर की पत्नी का वीडियो आया है, वो खूब अच्छा है। सरकार विचार करेगी ना उसका, सरकार तक बात पहुंच गई मेरा है, इतना ही आपसे सरकार विचार करेगी, ठीक आपसे है। रिक्वेस्ट है सर कि आरएसएस को किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं, जितना वो है कि अगर इस मन से इस बात को रखा जाए, डिसेबिलिटी पेंशन की बात को, तो शायद नहीं, इस समय अब भाजपा के लोगों को मिलिए, लिखिए सरकार को, ठीक है। ये बात आप जो कहना चाहते हो वहाँ तक पहुँच गई है, आपकी जानकारी के लिए। सर वो लिखा भी है, मैं उस पिटीशन का भी, बस ठीक है, तो होगा। तो आई रिक्वेस्ट इफ यस, कैन बी। थैंक यू। चलो, हाँ, आपको क्या पूछना है? भाई, सरकार के प्रश्न मुझे मत पूछिए आप। भारत हिंदुत्व संघ है, इसके बारे में पूछिए। हाँ, समय कितना देखिए आप, अब कितना बजे है अभी? हाँ, एक आपसे कहेंगे, बाद में आप कर लेंगे, ठीक है। लड़कियों में कोई नहीं पूछ रहा क्या? उनको थोड़ा रहेगा आरक्षण, क्यों? हाँ, चलिए। अभी आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का बताया कि उन्होंने 100 वर्ष पहले लिखा था कि नगरों में जा रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं, पर इस समय हम देखते हैं तो आज भी वही दिखाई देता है। और खासकर हम आईटी से हैं तो यहाँ के ज़्यादातर लोग बेंगलोर नोएडा से जाते हैं। तो ये जो भारत भविष्य का बनाना है उसमें अपने तरीके से, अपने उसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। एक तो हम लोग जॉब करने जा रही बात छोड़ दीजिए। एक रश्मि बंसल की पुस्तक है, स्टे एंग्री स्टे फुलिश। अहमदाबाद आईआईएम के 25 ग्रेजुएट लड़के जिनको खूब हाई सैलरी की जॉब मिल रही थी कारपोरेट में, उन्होंने जॉब नहीं स्वीकारी, छोटा अपना उद्योग शुरू करने की शुरुआत की। ऐसे सफल लोगों की कहानी उसमें है। हमारे दिमाग में ऐसा है कि पढ़ाई करना मतलब जॉब करना। इसके कारण ही वी एजुकेट पीपल टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। एक्चुअली शुरुआत कौन करेगा? मेरा केंद्र भोपाल है। मैंने मध्य प्रदेश में जगह जगह पर जो बड़े गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, पुणे से जॉब छोड़ के अपने गांव में आए, ऐसे लोगों की मीटिंग ली है। ऐसे 8 मीटिंग्स हुई है, लोग हैं। उनको मैंने 4 प्रश्न पूछे कि आपका इंस्पिरेशन क्या थी, डिफ़िकल्टीज क्या आई, उसमें जो आपने मार्क कैसे निकाला, एंड व्हाट डू यू थिंक यू हैव अचीव्ड। सबने कहा पहली बार कोई संघ के अखिल भारतीय अधिकारी हमारे दखल ले रहे, हमारा निर्णय सही था, ऐसा हमको अंदर से महसूस हो रहा है। दूसरा कहा ऐसा निर्णय करने वाला मैं अकेला नहीं, इतने लोग हैं मुझे पता ही नहीं था। लोग हैं, हमने शुरू किया। मैं नागपुर के पास हमारा गांव है, 3000 पॉपुलेशन का है। हमने वहाँ हमारे पिता के नाम से न्यास बनाया है और गांव के लोगों को रोज़गार कमाने के लिए शहर में न जाना पड़े, ऐसा गांव खड़ा करने वाले हैं। मैं हर 2 महीने 2 दिन गांव में देता हूँ। ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। हमको शुरुआत है, कोई बाहर से नहीं आएगा, तो हमको ही करना पड़ेगा। और इसके बारे में साहित्य पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए। गवर्नमेंट पॉलिसीज धीरे धीरे इसके अनुकूल होने वाली है, निश्चित।
उद्यमिता शिक्षा में भी ये उद्यमिता का प्रशिक्षण देना शुरू हो गया है। समय लगेगा और कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 साल चाहिए सारा चक्र को ठीक करने के लिए। हमको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसे लोग गए हैं, उनको ढूंढिए। कहाँ से आप वैसे? उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ भी ऐसे लोग होंगे। मैंने गया पहली बार, लोगों को लग रहा था ऐसे लोगों की मीटिंग हो रही है, होंगे। शुरुआत हम कर सकते हैं। तो दिमाग करना हमको ही है। वयं राष्ट्रांग भूता, हम राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। जो देश में होना चाहिए हमको करना है। गवर्नमेंट तो धीरे धीरे पॉलिसी बनाएगी, उनको हर बार चुन कर देना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम नहीं कर रहे। हम मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये सारा होना पड़ेगा। शहर में जाना ही ऐसा नहीं, आज मजबूरी है। और गांव में रहेंगे तो गांव में आमदनी कम है, खर्चे बहुत कम हैं। अब खेती में प्रयोग है, हमने कपास बोया तो हाइब्रिड सीड का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा हमने तय किया। किसान को बीज के लिए आत्मनिर्भर बनाना। बैतूल से हमको कपास का बीज मिला। एक नागपुर का कॉटन रिसर्च सेंटर है सरकार का, वहाँ से मिला, वो फेल हुआ। बैतूल वाला अच्छा चला। 1 एकड़ में केवल बीज बोने का खर्चा, उठाने का खर्चा, और कोई खर्चा नहीं। और कोई दवा खाद कुछ डाला नहीं है। 3 क्विंटल कपास हुआ है। और ट्रैक्टर की खेती से ज़मीन खूब दबती है। कुछ सालों के बाद इतनी हार्ड होती है, हायर पावर का ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है। तो बैलों से खेती शुरू की है। 3 लाख रुपए की बैल जोड़ी खरीदी है। आप कभी नागपुर जब आएंगे हमारे गांव आपको ले जाएंगे। तो जब उनका खुर का साइज छोटा होता है, थोड़ी ज़मीन दबती है, वेट कम होता है, ज़मीन की पोरोसिटी अच्छी होती है। कलकत्ता शांति निकेतन से एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट आए थे हमारे यहाँ। उन्होंने कपास देखा, धागा अच्छा निकलता है। उन्होंने कहा आसाम बंगाल में गमछे खूब बनते हैं, कॉटन की ज़रूरत है, कॉटन में होता नहीं है। आपका सारा थ्रेड हम खरीदेंगे। हमारे गांव में हम अनेक युवकों को अब देशी कपास, उसी कॉटन सीड को बीज का उपयोग करेंगे। कुछ वर्षों के बाद इतना अनेक गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करते हुए अनेक अच्छे प्रयोग वो प्रयोग हम वहाँ करने वाले हैं। 3 गुना फसल बढ़ सकती है। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। तो जमीन आखिर माँ है। हम जमीन पर का दुराचार कम करना और खेती में नवाचार शुरू करना, ये शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि जीनिंग करना पड़ेगा, यार्न निकालना पड़ेगा, उस पर प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग इसलिए, नहीं तो कॉटन का कपड़ा धोने के बाद सिकुड़ जाता है। उस पर जो रंग छापते हैं वो धोने के बाद निकल जाते हैं, तो सिकुड़ेगा नहीं, इसलिए प्रोसेसिंग आवश्यक है। रंग फास्ट टिके रहे, ये आवश्यक है। हम धीरे धीरे एक एक प्रोसेस गांव में शुरू करने वाले हैं, ताकि वहाँ हर प्रोसेस के लिए 8-8, 10-10 युवकों को काम मिलेगा खेती के साथ साथ। देयर आर सो मेनी एवेन्यूज़, करना हमको पड़ेगा। चलिए आपका भैया एक उनको भी कहेंगे। सारा राइट साइड हो रहा है, उधर का एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है। ये जानना भी है, और ये मेरा मन में एक समस्या है कि अभी भी हम लोग सारे लोग एक साथ, आप जैसे बोले कि सारे एक ही है, कोई डिफरेंस वैसे नहीं है, एक ही पूर्वजों से है। फिर भी हमारी समाज में वर्ण व्यवस्था का जो अभी भी समस्या चल रहा है। क्या क्या? वर्ण व्यवस्था का जो अभी भी समस्या नहीं है। अभी गलत जानकारी आपकी गलत जानकारी है। वर्ण जन्म से नहीं थे, ये कास्ट में आया है, कास्ट बाहर से आया है, ठीक है। गुण कर्म विभाग से ऐसा कहा है। जैसे सरकारी नौकर में 4 कैटेगरी होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। उनकी सैलरी अलग अलग होते हैं, क्वार्टर अलग अलग होते हैं, 4 वर्ण हो गए। क्योंकि क्लास 4 कर्मचारी लड़का अपनी पढ़ाई के आधार पर जज बन सकता है ना, और क्लास 1 ऑफिसर का लड़का अगर ठीक पढ़ाई न करेगा तो क्लास 4 पे जा भी सकता है। ऐसा ही था पहले। अब जाति व्यवस्था के बारे में 3 शब्द आते हैं, उसको समझना चाहिए। कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड कास्टिज्म, तीनों अलग अलग है। अभी कास्ट सिस्टम डजंट प्रिवेल
क्योंकि मुझे पैसा कमाने के लिए मैंने कौन सा काम करना चाहिए, ये बीच के कालखंड में लंबा समय कास्ट तय करती थी। अब ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई लॉयर बन सकता है, कोई MBA कर सकता है, ठीक है, कोई अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकता है। तो कास्ट सिस्टम डजंट प्रिवेल एक्चुअली। कास्ट है, रहने में दिक्कत नहीं है। अब यहाँ किसी का ब्लू शर्ट है, किसी का येलो है, किसी का सफ़ेद है, किसी का ग्रीन है, इसमें क्या बुराई है? कास्टिज्म इज टोटली रॉन्ग। जाति भेद, ये ऊंचा ये नीचा, सफ़ेद पहना है ये अंदर आएगा, लाल है बाहर खड़ा रहेगा, हरा है नीचे बैठेगा, ये गलत है टोटली। ये जाना चाहिए। इट शुड गो लॉक स्टॉक बैरल। ये केवल कानून से होता नहीं है। जैसे अब बाइकर्स के सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है, लोग समझते नहीं हैं। और ऐसे मैंने देखे लोग, एजुकेटेड इलिटरेट लोग, कि हेलमेट अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अने हेलमेट नहीं पहना था, जान गई, ऐसे घटना देखिए है। हेलमेट पहना, जान बच गई, ऐसा देखा है। भोपाल में घर में गया था, उनकी भांजी आई थी, आई वाज स्टेइंग देयर नाइट, शी वाज सीरियस। मैंने क्या हुआ, तो 9 महीने पर उसकी शादी हुई है, उसके पति का बहुत खराब रोड एक्सीडेंट हुआ है, सीवियर हेड इंजरी हुई है, बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं है। मैंने पूछा कैसे हुआ, बाइक पर जा रहा था। मैंने पूछा हेलमेट नहीं था क्या, हाथ में लगाया था। कैन इमेजिन। सरकार ने नियम किया पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो वहाँ तक हाथ में लगा जाता है, वहाँ हेलमेट पहनकर पेट्रोल लेता है, फिर निकाल लेता है। एक बेटी ने कहा वहाँ भी भाईचारा चलता है, पीछे वाला हेलमेट ले लेते हैं, पेट्रोल लेकर आगे बढ़ते हैं। समाज अपना ऐसा है। यानी पुलिस के लिए पहन रहा है उसको, खुद की सुरक्षा के लिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये अनपढ़ लोग नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप लोगों ने 15 मिनट के लिए तो हेलमेट किराए पर भी देना शुरू कर दिया है। समाज ये है, बदलना हमको है। कास्टिज्म टोटली दूर होनी चाहिए। कास्ट रहेगी, कास्ट रहने के 2 फायदे हैं। एक, जो सोशल रिफॉर्म्स करने हैं वो कास्ट के लीडर तय करते हैं, जल्दी होता है, कानून से नहीं केवल। मैं बीकानेर गया था राजस्थान में, एक शेखावत परिवार में मेरा रात्रि निवास था, भोजन था। उन्होंने कहा उनके ग्रैंडफादर का फोटो था, इनके पहले हमारे शेखावत में लड़की को पढ़ाते ही नहीं थे। इन्होंने आग्रह किया नहीं लड़की पढ़ेगी। जिस घर में गया था उनकी बेटी अदिति पुणे में MD कर रही है आयुर्वेद में, बिकॉज ऑफ हिम। तो शेखावत सारी कम्युनिटी में ये बात आगे बढ़ी। 2 साल पहले मैं राजस्थान के जहाजपुरा में था, वहाँ पेपर में समाचार था, एक कास्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, वो उनके कास्ट में मृत्यु के बाद दारू पिलाने की गलत परंपरा वर्षों से थी। उन्होंने किया अब ये नहीं करेंगे। कास्ट लीडर तय करते हैं, इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट। अनेक बातें ऐसी हैं जो हो रही है। अनेक जाति में देखा है कि एक जाति के 100 लोग हैं, एक गांव में 10 शादियां होती हैं, हर बार 100 को बुलाना पड़ता है। सबकी स्थिति और सबको नहीं बुलाया तो भी ठीक नहीं माना जाता है। तो जाति ने तय किया कम्युनिटी मैरिजेस करेंगे, शादी कभी भी तय होंगे एक ही मंडप में एक साथ, तो खर्चा एकदम 1/10 हमारे को आने लगा। बचा पैसा, लोन लेना नहीं पड़ा, नए दंपति को कुछ देने की स्थिति में आए। ऐसी अनेक बातें हो रही हैं कास्ट आधार पर। और मेरे पास ऐसे बहुत किस्से, समय कम है। दूसरा है जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट हुए, मैक्सिमम लोग ज़बरदस्ती कन्वर्ट हुए। अनेक लोगों में आज भी कुछ हिंदू संस्कार चल रहे हैं, दे वांट टू कम बैक। जिस कास्ट से कन्वर्ट हुए हैं हर एक को अपना गोत्र पता है, वो कास्ट अगर उनको वापस लेने के लिए तैयार है, इट विल बिकम ईजी टू कम। जैसे गुजरात में जो क्षत्रियों में से कन्वर्टेड है उनको मोल इस्लाम गरासिया कहते हैं। 2008 से उनकी बैठकें चल रही हैं, उनके भाषण होते हैं, हमारा मजहब अलग हो, हमारा खून है कि हम सब राजपूत है। दोनों चामुंडा माता को मानते हैं, मंदिर बना रहे हैं। अब धीरे धीरे रोटी व्यवहार भी शुरू होने की स्थिति आई। 18 गांव गुजरात में, 12 गांव सौराष्ट्र में, ऐसे कई जगह है। चेन्नई में एक हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट मुझे मिले थे,
सी मेरा बहुत पुराना परिचय था। मैं गया, एक कॉफ़ी हाउस में हम मिले, नाम तो उसका मुस्लिम था, सरनेम भगत था। तो तमिलनाडु की है, हिंदू की है, मुस्लिम है, हमारी बातें अंग्रेजी में शुरू हुई। मैंने कहा तुम्हारा नाम भगत कैसे आया? उसने कहा सर हम लोग गुजरात के सिद्धपुर के ब्राह्मण में से कन्वर्टेड हैं, और हमारी बातें गुजराती में शुरू हो गई एकदम खुलकर। कहा कि हमारे यहाँ गणेश पूजा आज भी होती है, तो उसने कहा है मुझे। तो जो वापस आना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती करने नहीं है, क्योंकि हम कन्वर्शन मानते नहीं। संघ शाखा में मुस्लिम क्रिश्चियन आते हैं, वी डोंट ट्राई टू कन्वर्ट देम, बिकॉज बीइंग हिंदू वी डोंट बिलीव इन कन्वर्शंस, बट दोज हु वांट टू कनेक्ट टू द रूट्स अगेन, रास्ता खोलना पड़ेगा। इसमें ये जाति काम आएगी। दो बातें हैं, लेकिन जाति व्यवस्था अब नहीं है, जाति है, रहने में दिक्कत नहीं है। और कास्टिज्म टोटली गलत है, पूर्ण दूर होना चाहिए। संघ ये कर रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर, एक बात बताऊंगा, 1935 में नासिक के कालाराम मंदिर में, अब जिनके नाम में ही भीमराव रामजी आम्बेडकर हैं, उनको राम मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, बराबर सत्याग्रह करना पड़ा। ये घटना है। उस पुजारी का ग्रैंडसन अभी पुजारी है, वो संघ स्वयंसेवक है। उसको ध्यान में आया कि मेरे दादा ने बड़ी गलती की है, प्रवेश देना चाहिए था, ये तो था ही नहीं उस समय, मैं क्या कर सकता हूँ। तो नासिक में सरकारी रिकॉर्ड में आम्बेडकर जी के साथ जितने परिवार के लोग सत्याग्रह में भाग लिए थे, उनमें से जितने परिवार वहाँ रहते, ये 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, इसने उनके घर में जाकर माफ़ी मांगी, गलती हमसे हुई है, मंदिर आपका है, आइए। तब से सब लोग मंदिर में आ रहे हैं। ये हमको सब करना ही है, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ, मैं गुजरात झारखंड से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि यूजीसी जो बिल अभी आई है उसमें आरएसएस की क्या राय है? तो अभी स्टे लगे ना उसको, ये बहुत अच्छा हुआ है। 2012 का फिर से कंटिन्यू हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ है। हो जाता है धोखे से, कुछ बातें ऐसी हो जाती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा होता है ना। अब समझ में आएगा सबको, ठीक है। चलो सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आरएसएस का मीडिया कम्युनिकेशन इतना खराब क्यों है? खराब नहीं है, आपने मान लिया खराब है ऐसा। ये कमल गुप्ता ने, हाँ, एक व्यक्ति ने पूछा है यहाँ पे। अब आपके पूछे ना भैया, बाकी डोंट बी कलेक्टर, ओके। हाँ, अब समय कितना देखिए, और हमको भी कब तक यहाँ बैठना देखिए। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके लिए कभी कोई स्टेटमेंट दिया नहीं जाता। और जो हिंदुओं के साथ वेस्ट बंगाल में भी जो हुआ, और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, उसके लिए भी कुछ किया नहीं गया। उसके बाद जो नुपुर शर्मा के साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल गुप्ता है। कहाँ से आप? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, तो नुपुर शर्मा के साथ भी जो हुआ, उसको भी हमने छोड़ दिया उनको वापस। ठीक बैठिए। तो कुछ नहीं हुआ, ये बात सही नहीं है। जो होता है सारा पेपर में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बंगाल में 70% हिंदू हैं, चुनकर क्यों दे रहे हैं उनको? केरल में ऐसा हो सकता है, केरल में हिंदू 50% से कम है। लेकिन मैंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात की। भाई सब बता रहा हूँ मैं, वहाँ के लोग कर रहे हैं ना, अब तक जानकारी नहीं पहुँची है, आज भी काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हिंदू सम्मेलन वहाँ पर हो रहे हैं। मैं बंगाल से आ रहा हूँ अभी, ठीक है। सारी बातें पेपर में नहीं आएगी। हिंदू समाज ने जो करना है, हिंदू समाज कर रहा है। ऐसा समाज खड़ा करने का हमारा काम है। संघ कुछ नहीं करेगा, संघ समाज संगठित करेगा, और समाज सब कुछ करेगा। हो रहा है, योग्य समय आपको भी ध्यान में आ जाएगा। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्य वक्ता जी का। इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमें उनके वाक्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम सब लोग वंदे मातरम के लिए खड़े होंगे और सब पूर्ण करने